मांग का नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही मांग के नियम का आधार है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए अगर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम वही मांग के नियम का बेस है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की अतिरिक्त आने वाली अगली इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या होती है, घटती जाती है। अभी आपने ऊपर देखा कि सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे घटती है कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है ना। अतः वह अधिक से अधिक इकाइयां केवल कम कीमतों पर खरीदेगा। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां होने पर उल्टा सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मतलब जितनी वस्तु की ज्यादा इकाइयां होंगी उतने लोगों की इच्छा कम होगी, सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। इसलिए अतिरिक्त इकाइयों की मांग केवल कम कीमत पर ही की जाएगी। सीमांत उपयोगिता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। सीमांत उपयोगिता हमेशा कैसा, आपने देखा अभी माइनस वाला नीचे जा रहा था। अतः मांग वक्र जो कि इस नियम पर आधारित है कि मांग वक्र का ढलान सीमांत उपयोगिता का ढलान ऋणात्मक होगा। मार्शल के अनुसार वस्तु की सीमांत उपयोगिता को उसके लिए अधिक से अधिक दी जाने वाली मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता वक्र ही मांग वक्र बन जाएगी। जैसा कि आप तालिका में देख सकते हैं, पहला संतरा 1 रुपए का, ठीक है, दूसरा 0.75, तीसरा 0.50, पांचवा 0.30। तो जो कीमत उपभोक्ता उस समय पर देने के लिए तैयार थे वो भी क्या होता जाता है, धीरे 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 हमारे यहाँ पर घटती जाती है। ठीक है, मार्शल की 3 मान्यताओं के आधार पर उपयोगिता ह्रास नियम से मांग का नियम व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इससे दिखा रखा है आपका, ये मांग वक्र है हमारा। ठीक, पहला है मार्शल के अनुसार वस्तु की उपयोगिता की संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। दूसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा स्थिर रहती है। तीसरा, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र वस्तु है। यानी पहला देखते हैं कि यह मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम ये मानते हैं माना करते हैं कि सीमांत उपयोगिता के कुल योग से अगर जब हम सीमांत उपयोगिता का टोटल सम कर दें, उपयोगिता मालूम की जा सकती है और कुल उपयोगिताओं द्वारा सीमांत उपयोगिता मालूम की जा सकती है। उदाहरण के लिए n इकाइयों की सीमांत उपयोगिता टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता में से माइनस कर दे हम सीमांत अगली कुल उपयोगिता के बराबर होगी। ठीक है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। मार्शल ने उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा था। मुद्रा का मापन की इकाइयां हैं। मुद्रा मापने की इकाई है किसी भी चीज को। भाई जैसे हम जब किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो भाई इसका मतलब क्या होता है, जब हम उसकी वस्तु की जितनी कीमत होती है, जितना मूल्य होता है, हम उतना ही उसे मुद्रा देते हैं, यानी कि उतना ही पैसे हम उसे पे करते हैं। तो यानी कि वहां पर हमने क्या कर दिया, किसी वस्तु की कीमत लगा दी, यानी हमने मुद्रा से उसका मापन कर दिया। अतः उसका मूल्य स्थिर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए तालिका 4-7 में उपभोक्ता पहले स्तर में 1 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त करता है और दूसरे में 75 पैसे के समान उपयोगिता प्राप्त करता है। अतः मुद्रा से उपयोगिता को मापा जा रहा है यहाँ पर, है ना, और इसका मूल्य स्थिर रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता के पास जितनी ज्यादा मुद्रा होगी, जितने ज्यादा पैसे होंगे, इसकी सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी। लेकिन व्यवहारिक रूप में मुद्रा पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र वस्तु है। मार्शल अलग अलग वस्तुओं के अंतर संबंधों पर विचार नहीं करता और प्रत्येक वस्तु को अन्य वस्तुओं से स्वतंत्र मानता है। व्यवहार में यह उचित नहीं है क्योंकि एक वस्तु की मांग उससे अधिक वस्तुओं की कीमतों पर भी डिपेंड करती है। हम आलू की मांग का अध्ययन अन्य सब्जियों की मांग का अध्ययन किए बिना नहीं कर सकते। इन मान्यताओं के आधार पर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को निकाला था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगले टॉपिक पर आते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपभोक्ता का संतुलन, है ना। तो भाई उपभोक्ता को संतुलन कब प्राप्त होता है और सम सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अर्थशास्त्र में हम ये मानते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता, हर एक कंज्यूमर विवेकशील होता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर दिमाग होता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और वह अपनी आय को, अपनी इनकम को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। और प्रत्येक व्यक्ति की आय हमेशा क्या रहती है, हमेशा पृथ्वी पर लिमिटेड है और उसकी आवश्यकताएं अनलिमिटेड है। हर जगह पर और वर्ल्ड में कहीं पर चले जाइए, हर व्यक्ति, उसकी इनकम लिमिटेड बट उसकी वांट्स यानी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, जिसके कारण वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। अतः उसके सामने यह समस्या पैदा होती है कि वह अपनी आय को कहां कहां पर खर्च करे, किन किन वस्तुओं पर खर्च करे, है ना। और प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी सीमित लिमिटेड आय से ज्यादा क्या है, संतुष्टि भी पैदा करना है। भाई जितने पैसे हैं उससे उसको संतुष्टि भी चाहिए। वह स्थिति जिसमें किसी उपभोक्ता को अपनी लिमिटेड आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि मतलब एक कोई भी उपभोक्ता जिस आय से अपने आप को संतुष्ट कर पाता है, वह उसका उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाता है।
ठीक है। अब यहां पर जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये उठता है कि कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करेगा, यानी कि उसे जो संतुलन मिलेगा वो किस प्रकार मिलेगा, यानी संतुष्टि उसे किस तरीके से मिले, वो ऐसे क्या काम करेगा जिससे उसे संतुष्टि प्राप्त हो। जब उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम खर्च कर रहा है, अपना पैसा खर्च कर रहा है, तो वो कहां पर करेगा, अलग अलग वस्तुओं पर करेगा। उसके सामने अलग अलग विकल्प होंगे, चॉइसेस होंगी, है ना, चयन की समस्या होगी, और उसे उसमें से चयन करना पड़ेगा, और चयन करके अपने आप को वह संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपनी लिमिटेड आय, उसकी जो आय सीमित, जो उसकी इनकम है सीमित है, और आय से वह सारी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद नहीं सकता। अपनी आय का प्रत्येक रुपया खर्च करते समय, जब अपने पैसे को खर्च करेगा, वह अलग अलग विकल्पों से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना करेगा। भाई अगर मान लो उसके सामने दो वस्तुएं हैं, तो वह इन दोनों वस्तुओं में से क्या करेगा, तुलना करेगा, और उसमें से किसी एक का चयन करेगा। जिस विकल्प से उसे सबसे ज्यादा, जिस वस्तु से उसे ज्यादा फायदा मिल रहा होगा, वह उस चीज को क्या करेगा, चुनेगा। से उसे सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, वह उसी वस्तु पर अपने पैसे को खर्च करने को तैयार होगा। यदि वह यही तरीका अपनी आय के अंतिम रुपए के खर्च करने तक अपनाए, तो उसे अपनी आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, है ना। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारी आय 15 रुपए है, और हम XYZ 3 वस्तुओं पर खर्च करना चाहते हैं, और मान लीजिए इनमें से प्रत्येक वस्तु की कीमत 1 रुपए की कीमत के बराबर है। इन 3 वस्तुओं की अलग अलग इकाइयों हमारे लिए विकल्प होंगे। भाई हमारे सामने 3 विकल्प है, 3 चॉइसेस है, और हमें उन तीनों में से क्या करना पड़ेगा, उन्हें चुनना पड़ेगा। अब हमारे सामने समस्या ये होती है, यानी कि हम अपनी आय को, अपने पैसे को उन तीनों में से किस पर खर्च करें, ठीक है। तो कितना कितना हिस्सा उन तीनों पर खर्च करें, या फिर किसी एक पर खर्च करें, अर्थात हम इन वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदें। प्रत्येक वस्तु की अलग अलग इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को यदि हम लिखते हैं, तो एक तालिका बनती है। जैसे कि देखो, पहली बात यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीमांत उपयोगिता x दिया है, सीमांत उपयोगिता y और सीमांत उपयोगिता z दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे वस्तु x की सीमांत उपयोगिता, वस्तु y की सीमांत उपयोगिता, वस्तु z की सीमांत उपयोगिता। यानी कि पहली इकाई देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो वस्तु x की सीमांत उपयोगिता वो 18 दी हुई है, वस्तु y की 12 और वस्तु z की कितनी दी हुई है, 11। ऐसे ही देखो आप आगे चौथी में कितनी दी हुई है भाई, वस्तु x की सीमांत उपयोगिता 11 और वस्तु y की सीमांत उपयोगिता 7 और उसकी कितनी दी हुई है, 6। ऐसे धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता इनकी क्या होती चली जाती है, कम होती जाती है। और सातवीं उपयोगिता में देखते हैं सीमांत उपयोगिता में कि सातवीं सीमांत उपयोगिता में x की जो वस्तु है 2 हो जाती है, और y की जो 1, और z कितना हो जाता है हमारा यहाँ पर आकर के 0, यानी कि है ही नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आय का जो पहला रुपया था, खर्च करते समय हम इन तीनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की तुलना करेंगे, और यह स्वाभाविक है कि हम उस वस्तु को खरीदेंगे। सीधी सी बात, हम लोग जितने भी हैं वे सब उन वस्तुओं को खरीदना चाहेंगे जिससे हमको सबसे ज्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। सीधी सी चीज, आप और हम एक उन चीजों को खरीदेंगे जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी या ज्यादा से ज्यादा हमें उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। उस उदाहरण में पहला रुपया x वस्तु पर खर्च करेंगे, क्योंकि उससे 18 रुपए सीमांत उपयोगिता मिलती है, जबकि y और z क्रमशः 12 और 11 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है, y z से ज्यादा किसको प्रेफर करेंगे, x को। क्यों? क्योंकि x से हमें 18 की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही थी। इसी प्रकार दूसरे रुपयों को खर्च करते समय हम फिर इन तीनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता की तुलना करेंगे, किससे हमें ज्यादा सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। लेकिन यह ध्यान रहे कि इस बार x की सीमांत उपयोगिता 16 है, क्योंकि इसकी पहली सीमांत उपयोगिता 18 थी। तो सीधी सी बात है ना, जब हम उसे अगेन खरीदेंगे तो सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जानी है ना, ठीक है। तो पहले ही प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार दूसरा रुपया x पर खर्च करेंगे, तीसरा रुपया x पर खर्च करेंगे, क्योंकि इससे 14 की सीमांत उपयोगिता y x के दोनों में से किसी पर भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जो कि 11 है। और इस प्रकार की यह अभ्यास यदि हम 15वें रुपए पर खर्च करने तक करें, तो x की सीमांत उपयोगिता 6 इकाई और y की 5 इकाई और z की 4 इकाई बचती है, ठीक है, जिन्हें हम खरीदने को तैयार होंगे। और इन सब इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ें अगर, तो देखो यहाँ पर हमने x की जितनी भी उपयोगिता थी, जितने भी चीजें हमने उपयोग की, उनको हमने क्या करा, यहाँ पे प्लस कर लिया। सेम वैसी y के सबको उपयोगिता को प्लस कर दिया और z की उपयोगिता को प्लस कर दिया, उन सबका टोटल निकाला, तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता निकल के आई वो आई 151। और इस उदाहरण में कुल उपयोगिता 151 है। इन तीनों वस्तुओं के
किसी भी अन्य मिश्रण से मिलने वाली कुल उपयोगिता 151 से कम होगी। अब जब हम देखो सीधी सी बात, यहां पर हमें कुल उपयोगिता 151 हो चुकी है, और अगर हम मान लो इस बार अगर हम कुछ और चेंज करते हैं इसकी वैल्यू को, और यानी कि हम कुल सीमांत उपयोगिता को बदलें और उससे कम वैल्यू आए, जैसा कि आगे उदाहरण में दे रखा है 147 आता है, तो हम 147 से ज्यादा प्रेफर किस पे करेंगे, जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। यानी कि एक उपभोक्ता हमेशा यही चाहेगा वह उसकी उसे ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, जैसा कि उसे 151 में सीमांत उपयोगिता 151 प्राप्त हो रही थी। देखो आगे वाली स्थिति में इस स्थिति से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता 147 होगी, जो कि अधिकतम प्राप्त हो सकने वाली कुल उपयोगिता से कम है ना। तो वो कितना था 151 और ये 147, यानी कि 147 कम हुआ ना 151 से। और इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई के मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं के खरीदने में इस प्रकार खर्च करे कि हर वस्तु पर खर्च की गई आय की अंतिम इकाई ₹1 के समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो, और वह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति पर पहुंच जाएगा। और यही उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। ऊपर दिए गए उदाहरण XYZ तीनों वस्तुओं पर अंतिम रुपया खर्च करने से 6 सीमांत उपयोगिता मिलती है। इसलिए इस स्थिति में उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता कौन है, जो वस्तु को खरीद रहे हैं, है ना, व्यय कर रहे हैं, खरीदने वाले कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है और उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। यानी कि जो हमारी सीमांत उपयोगिता X, सीमांत उपयोगिता Y और सीमांत उपयोगिता Z एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है। इस उदाहरण में हमने तीनों वस्तुओं की कीमत समान ली थी, बिल्कुल इक्वल खरीदा था हमने तीनों को, लेकिन प्राय अलग अलग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होती हैं, और इस बात से उपभोक्ता के संतुलन की शर्त में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हम XYZ वस्तुओं पर कीमत PX, PY और PZ व सीमांत उपयोगिता हमारी कितनी है यहाँ पर जो भी है के अनुपात को लें, तो हम देखेंगे कि ये जो अनुपात है वो भी बराबर होगा, क्योंकि हमने तीनों वस्तुओं पर बराबर खर्च किया है, बराबर व्यय किया है, क्योंकि तीनों वस्तुओं पर कीमतें समान है, तीनों के प्राइस कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल है, और तीनों से मिलने वाली हमारी यूटिलिटी यानी कि जो उपयोगिता है वो भी क्या है, हमारी इक्वल है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 6/1, 6/1, 6/1। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि MUX, MUY और MUZ भी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब यदि Y वस्तु की कीमत ₹2 हो, तो इस वस्तु की इतनी इकाइयां खरीदनी पड़ेंगी ताकि सीमांत उपयोगिता 12 हो जाए, और फिर हर वस्तु को सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर इंसान सीमांत उपयोगिता को क्या करना चाहता है, अपनी बराबर करना चाहता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि वह पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसे सीमांत उपयोगिता यानी कि उसे संतुष्टि प्राप्त ना हो। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ₹2 हो तो इस वस्तु की इतनी इकाइयां खरीदनी पड़ेंगी ताकि सीमांत उपयोगिता 12 हो, और फिर हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए इसके। ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला बता रहा है आपका। ठीक है, MUX अगर हमें इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, MUX डिवाइडेड बाय PX। MUX का मतलब यहाँ पर क्या है, सीमांत वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, और PX का मतलब होता है, P का मतलब प्राइस, X का मतलब वस्तु X की कीमत, है ना, प्राइस। सेम वैसे ही वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता, वस्तु Y की कीमत, वस्तु Z की सीमांत उपयोगिता और वस्तु Z की कीमत। ठीक है, तो इसी बात को एक अन्य रूप में और भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि MUX यानी कि वस्तु X की सीमांत उपयोगिता और वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता को एक दूसरे से भाग दीजिए और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखो यहाँ पर हम ऊपर वाले पे जाओ फिर से आप, MUX और PX दिया हुआ है बराबर MUY PY दिया हुआ है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो PX MUY के पास चला जाएगा और PY MUX के पास चला जाएगा। इसका मतलब अब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा, यानी कि MUY MUX के नीचे आ गया यहाँ पर, और PX ऊपर तो चला ही गया था, PY मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बन चुका है। क्लियर, देखो इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई उपभोक्ता वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि उनकी कीमतों का अनुपात मतलब रेशो उनकी सीमांत उपयोगिता के अनुपात के बराबर हो जाए, तो वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, यानी कि यह उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति होगी। यहाँ पर जब देखो सीधी सी बात, जब उपभोक्ता किसी वस्तु पर व्यय करता है और व्यय करने के बाद में माना उसने 3 वस्तुओं पर व्यय किया और व्यय करने के बाद में उसे बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वह उसकी संतुलन स्थिति होगी, सीधी सी बात। और संक्षेप में कहें तो उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब वह अपनी दी हुई इनकम से ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं पर खर्च करता है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर कि
वस्तुओं अलग अलग वस्तुओं पर खर्च किए गए अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या फिर अलग अलग वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अर्थात MUX डिवाइडेड बाय MUY इक्वल टू PX बराबर PY। इसे हिंदी में कहेंगे तो वस्तु X की सीमांत उपयोगिता बटे में वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता और बराबर में वस्तु X की कीमत और वस्तु Y की कीमत को बराबर होना चाहिए हमारा, तभी एक उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन की कीमत, संतुलन के स्तर में स्थिति में होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अलग अलग वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के समान होने पर भी, देखो 3 पॉइंट पढ़ लिए, या तो उसका जो पैसा है, जो उसकी आय है, वो उसके सीमांत उपयोगिता के बराबर हो, या तो वस्तु X की सीमांत उपयोगिता वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता कीमत X और कीमत Y के बराबर हो, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि उनकी जो कीमत है और सीमांत उपयोगिता है उन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये तीनों स्थिति हमें ये बताती हैं कि एक उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त या फिर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर अपने आते हैं, सीमांत उपयोगिता नियम की कठिनाइयां कौन सी है। ये सम सीमांत उपयोगिता नियम है, इसमें कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं जो हमने फेस करनी होती है, सामना करना होता है। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपभोक्ता को यह बताता है कि वह ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी लिमिटेड आय को अलग अलग वस्तुओं पर किस प्रकार खर्च करे। देखो अभी ये हम लोग जो सभी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जितने भी हम वीडियोस देख रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात, हम किसी न किसी रूप में सभी उपभोक्ता हैं। ठीक है। और अगर हम उपभोक्ता हैं तो इसका मतलब हम सभी को अधिक से अधिक संतुष्टि चाहिए। तो जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं, यहां से आप पढ़ करके अपनी संतुष्टि को अधिक से अधिक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपभोक्ता को बताता है कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी लिमिटेड आय को कहां कहां पर और किस प्रकार खर्च करे। लेकिन इस नियम को व्यवहार में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। अलग अलग वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना कठिन है और अज्ञानता के कारण बहुत से उपभोक्ता अलग अलग वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता की तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सी वस्तु ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगी और कौन सी वस्तु नहीं करेगी। जैसे मान लो हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमें नहीं पता ना कि किस वस्तु से हमें ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी और किस वस्तु से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए हमें उस चीज का पहले से ही पूर्व ज्ञान होना चाहिए, और पूर्व ज्ञान अगर होगा हमें तो हम किसी वस्तु पर जो खर्च करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे माना आप किसी मार्केट में जाते हैं और आपको उस वस्तु को खरीदने से पहले उसका ज्ञान है, तो आपको उसमें आपको पता है कि इस वस्तु की जो कीमत है वो इतनी है, लेकिन जो दुकानदार होगा वो आपको उसकी कीमत ज्यादा बताएगा, है ना। तो अगर आप उसकी कीमत को कम करवा करके उस पर अपना पैसा व्यय करते हैं तो उसके बाद आपको क्या होगी, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है। दूसरे शब्दों में वे पता नहीं लगा सकते कि कौन सी वस्तु अधिक संतुष्टि प्रदान करती है और कौन सी कम। कुछ उपभोक्ताओं को किन्हीं वस्तुओं के उपभोग करने की आदत पड़ जाती है, जैसे सिगरेट हो गई, शराब हो गई। भाई इन पे जो कितना भी खर्च हो जाए, कितने भी इनके रेट बढ़ जाए, लेकिन उपभोक्ता इन्हें खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि ये होती है भाई अपवाद। हमने ऊपर पढ़ लिए थे अपवाद। ऐसी स्थिति में यह जानते हुए भी इन वस्तुओं से अन्य वस्तुओं की तुलना में कम उपयोगिता मिलेगी, वे उनकी उपभोग करते हैं। हमें पता है कि अन्य वस्तुओं, दूसरी वस्तुओं की तुलना में हमें यहां से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं, फिर भी सिगरेट पीते हैं, वे उनके उपभोग फिर भी करते हैं। और कई बार एक लेबर अपनी आय पूरी शराब पर खर्च कर देता है। जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली, मतलब उनसे भी नीचे होते हैं, लोअर क्लास फैमिली के, वो उनको पता है उनका कुछ नहीं बच रहा, वो फिर भी अपने पैसे को इस पर खर्च कर देते हैं, हालांकि उसका परिवार भूखा मर रहा है। वह जानता है कि भोजन ज्यादा जरूरी है, वह फिर भी इसका आदत के कारण भोजन के स्थान पर पूरा का पूरा पैसा अपनी शराब पर खर्च कर देता है। ठीक है। और अतः कई कारणों से उपभोक्ता के लिए अपनी आय को सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार खर्च करना कठिन हो जाता है, लेकिन जाने अनजाने में इस नियम के अनुसार खर्च करने की प्रवृत्ति उपभोक्ता में पाई जाती है। ठीक है। और एक विवेकशील यानी कि जो अपनी स्किल्स के साथ, है ना, बुद्धि के साथ जो कार्य करता है, उपभोक्ता कम उपयोगिता देने वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता देने वाली वस्तु पर खर्च करना चाहेगा। और अतः अन्य नियमों की तरह यह नियम भी उपभोक्ता की सामान्य प्रवृत्ति का घातक है। यानी देखो, घातक है मतलब बताता है। भाई सीधी सी बात, यहाँ पर इस लाइन का मतलब यह हुआ कि कोई एक अच्छा विवेकशील जो उपभोक्ता होगा वो अपनी आय को इस प्रकार व्यय करेगा जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो जाए। ठीक है। उपयोगिता विश्लेषण की कमियां, जैसे फर्स्ट पॉइंट, उपयोगिता मापी नहीं जा सकती। पहली बात तो जब हम किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से सोचिए, जैसे जो चीज हम भावनाएं सोचते हैं, अपनी कोई भी चीज सोचते हैं, तो इंटीरियर चीजों को कभी मापा नहीं जा सकता, ऐसी उपयोगिता को कभी भी मापा नहीं जा सकता। अब तक हमने जितनी भी उपयोगिता से संबंधित तालिका पढ़ी है ऊपर, उन सब में उपयोगिता की संख्या के रूप में लिया गया है, क्योंकि संख्या को माप सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ, उपभोक्ता को यह फैसला करने के लिए
कि उस किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदें और हर वस्तु की हर कई इकाई से मिलने वाली उपयोगिता की संख्या मालूम होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उपयोगिता को आत्मनिष्ठ अर्थात वैयक्तिक है। उपयोगिता कैसी होती है? वैयक्तिक होती है, जैसे खुशी और दुख आदि। जैसे आप ये नहीं बता सकते यदि आपको खुशी है तो इसकी संख्या क्या है, मतलब हमें खुशी हो रही है तो हम ये थोड़ी बता सकते हैं मुझे बहुत सारी खुशी हो रही है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कि हम उससे बहुत सारा प्यार करते हैं। क्यों? अगर किसी चीज को सिर्फ बताया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक रूप से बताया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार उपयोगिता का सांख्यिक माप नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की उपयोगिता सिर्फ उस वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है कि हम उसकी कितनी मात्रा यूज कर रहे हैं, है ना। वैसे मात्रा पर ही निर्भर ना होकर के उससे संबंधित अन्य वस्तुओं से भी प्रभावित होती है। पर यह कहा गया था कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता सिर्फ उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात जैसे जैसे किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा मात्रा हम खरीदेंगे तो हर अगली सीमांत उपयोगिता हमेशा कम होती जाएगी। याद रखना अगेन कि जितनी किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा मात्रा हम खरीदते हैं तो उसकी अगली आने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वस्तु की मात्रा दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा केवल उन वस्तुओं के बारे में हो सकता है जिनका किन्हीं अन्य वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में तो दूसरी वस्तुओं से पूरक रूप में प्रतिस्थापक रूप से संबंधित होती हैं। ऐसी में एक वस्तु की मात्रा दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी प्रतिस्थापक वस्तुएं होती है कि चाय की जगह पर हम कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जा सकता है। सेम वैसे एक बाइक बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है, तो वह पूरक वस्तुएं हैं क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु एक दूसरे के बिना बेकार है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका कि इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है, अर्थात यह मान लिया गया है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मुद्रा पर लागू नहीं होता। मुद्रा की मात्रा घटने बढ़ने से उसकी सीमांत उपयोगिता पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे आपकी आय बढ़े या फिर घटे, रुपए की सीमांत उपयोगिता आपकी समान ही रहेगी, जैसे थी वैसे ही रहेगी। यदि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है तो हमारी आय में परिवर्तन का अलग अलग वस्तुओं पर मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात किसी भी वस्तु की मांग केवल उसकी कीमत में परिवर्तन द्वारा ही प्रभावित होती है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन द्वारा नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव के आधार पर। हम जानते हैं कि हमारी आय में परिवर्तन का असर अलग अलग वस्तुओं की मांग पर अवश्य पड़ता है। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट कहता है कि उपयोगिता विश्लेषण केवल कीमत प्रभाव ही बता सकता है कि कितना कीमत पर प्रभाव पड़ा, आय व प्रतिस्थापन प्रभाव को नहीं बता सकता है। इस विश्लेषण के द्वारा यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कीमत अधिक है या फिर कम है होने से मांग में कितना कुल परिवर्तन का भाग आय प्रभाव के कारण और कितना प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण चेंज हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।